अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। न्यू लेक्चर में, न्यू वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप पहली दफ़ा जो है वो जानेंगे कि एफ आर्बिटल जो है उसकी भी ओरिएंटेशन होती है, किस तरह से लोब होते हैं उसके, और एक एक चीज़ हर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सो कॉपी पेंसिल ले लें और अपने नोट्स जो हैं वो खुद प्रिपेयर करें। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। हेडिंग अपने पास लगाएं, क्वांटम नंबर। क्लियर है? अब क्वांटम नंबर होता क्या है पहले ये भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि श्रोडिंगर जो है उसने क्वांटम के अंदर अपना बहुत ही ज्यादा रोल प्ले किया। जब श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई किया एटॉमिक लेवल के ऊपर, एटम के ऊपर, सो उसके जो है वो चूंकि डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशंस निकलते हैं, उसमें से जो 4 सॉल्यूशंस हैं जो एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को बताते हैं, उन 4 वैल्यूज को, ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। न्यूमेरिकल से मुराद है ये गिनती वाले आदाद होंगे, और ये 4 वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में हर चीज को बताती है, और उन 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ सेट ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू व्हिच गिव द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, आप बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसने हाइड्रोजन के लिए जब उसका सॉल्यूशन निकाला तो वो 4 जो वैल्यूज थी वो उसने जब बताई, वैसे इसमें 3 उसने बताई थी और बाकी जो चौथी है वो बाद में अलग से जो है वो साइंटिस्ट है, उसने 1925 में गालबन जो है उसको एक्सप्लेन किया। सो वो जो 4 सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हर चीज बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन उस शेल के किस सब शेल में मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन उस सब शेल की किस एक्सिस पे मौजूद है, और वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इन सब के बारे में जो 4 सेट हैं, 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनको आप क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर का नाम देते हैं। उसमें से जो पहला क्वांटम नंबर है दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोहर की तरफ से ही सजेस्ट किया गया था। अब ये क्वांटम नंबर क्या बताता है, पहले मैंने उनके पॉइंट लिख दिए, साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, इसको n के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब n जो है वो बताता है शेल नंबर को, यानी कि अगर n 1 है तो शेल 1 हुआ, n अगर 2 है तो शेल 2 हुआ, n अगर 3 है तो शेल नंबर आपके पास 3 होगा। इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको एटम का साइज भी पता लगता है। कैसे पता लगता है जी? फॉर एग्जांपल अगर एक एटम है, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है उसमें सिर्फ एक शेल है। अगर एक एटम है, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है उसमें 2 शेल है। मैं यहां पर ड्रा करता हूं जी, अगर एक एटम है उसके पास एक शेल है और दूसरा एटम है उसके पास कितने शेल हैं? 2 शेल हैं। अब देखें, इसका साइज बड़ा है या इस एटम का साइज बड़ा है? डेफिनेटली इसका साइज बड़ा है। तो जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उस एटम का साइज भी ज्यादा होगा, और जिसका क्वांटम नंबर जो है वो कम होगा उस एटम का साइज भी क्या होगा? कम होगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 कहता है इट कैन नेवर बी 0, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। अब ये बात मैं किसकी कर रहा हूं? हम एटम की जब क्वांटम नंबर को अप्लाई करते हैं तो हम कैटायन एनायन पे अप्लाई नहीं कर रहे, हम अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल एटम पे। ठीक है, तो अगर नॉर्मल एटम की बात करेंगे तो उसमें n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, हमेशा कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। अब वो 1 आ सकती है, वो 2 आ सकती है, वो 3 आ सकती है, या अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू n की आ सकती है, लेकिन अभी तक 7 तक वैल्यू है। ठीक है, तो n की वैल्यू 7 तक अभी तक जा सकती है, लेकिन इट कैन नेवर बी 0। तो ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डू नॉट हैव द 0 वैल्यू, तो उसमें ऑप्शन दे के आपसे पूछेगा, तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, हमेशा नॉन 0 रहेगी। अब चलते हैं जी, हमने कहा कि ये शेल को बताता है।
अब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो आते हैं, आपने छोटी क्लासेस में रट्टा भी लगाया होगा कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस तरह से पता लगता है हमें, वो हमें इस फार्मूले के तहत पता लगता है, 2n का स्क्वायर। क्लियर है? अब ये जो 2n का स्क्वायर है, अगर मैं इस फार्मूले को लगाऊं, n अगर मैं 1 लेता हूं यानी कि पहले शेल के लिए, तो ये बनेगा n का स्क्वायर, तो इसके अंदर आएगा आंसर 2। अगर मैं शेल नंबर 2 के लिए करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, ये देखें उसी तरह से जो है वो वैल्यूज निकलती जाएंगी। आप 3 के लिए और 4 के लिए निकालें और निकाल के उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें कि उसकी वैल्यू कितनी आती है। क्लियर है? तो ये जो है आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, कि पहले शेल दूसरे या तीसरे शेल के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस फार्मूले के साथ 2n का स्क्वायर फार्मूला है, उसके साथ आप निकाल सकते हैं। अब अगर n की वैल्यू होगी 1, तो इसका मतलब है कि उस शेल का नाम है k। अब k ही क्यों रखा, a b c x y z क्यों नहीं रख देते, k ही क्यों रखा? तो बेटे k जो है ये वर्ड ग्रीक जबान से निकला है, कर्ड्स, Kurtz, कर्ड्स। कर्ड्स का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। तो चूंकि पहला शेल छोटा था तो ग्रीक ने पहली दफा उसको किसमें तब्दील कर दिया, कर्ड्स लफ्ज से के ले लिया। जब दूसरे शेल को देखा तो वो था लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग तो हम पंजाब इसमें कहेंगे ना इंग्लिश में, लेकिन ग्रीक में LANG होता है, लैंग। तो लैंग दूसरे शेल के लिए इस्तेमाल किया, तो फिर हमने आगे सीरीज बना ली, छोटा उससे बड़ा और फिर आगे KLMN। ठीक है? तो अगर n की वैल्यू क्या हो आपके पास 1 हो तो उसके अंदर कितने उसका नाम क्या होगा, k होगा। अगर n की वैल्यू 2 हो तो उसका l होगा नाम, और अगर 3 हो तो उसका नाम बेटे क्या होगा, LM होगा। ठीक है? तो अब पहले के लिए यही फार्मूला लगा दें आप जो मैंने अभी किया था कि 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, और इसी तरह से अगर हम इसकी वैल्यू लगाते हैं वो 2, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर होगी बेटे यहां तक बात? तो पहला शेल जो है शेल के बारे में बताता है हमें क्वांटम नंबर। किसके बारे में, शेल के बारे में। ये भी एमसीक्यूज आता है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वांटम नंबर के पास। दूसरा क्वांटम नंबर है, इसके जो है वो आपके पास 3-4 नाम आते हैं। इसका जो सबसे कॉमन नेम है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसका जो दूसरा नाम है वो है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। अब इसका प्राइमरी क्वांटम नंबर भी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्राइमरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एजीम्यूथल को सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का तीसरा नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का चौथा नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। तो ये चारों नाम आप अपने पास जो है वो नोटबुक में लिख लें, किसी तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये मेरे बेटे आपके पास L से रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल l के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये आपको बताता है शेल के अंदर मौजूद सब शेल पे, यानी कि एक शेल है उसके अंदर सब शेल भी तो होंगे, तो वो जो सब शेल है उसके बारे में बताता है ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और इसका फार्मूला होता है n-1, यानी कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास आया 1 तो एजीम्यूथल अगर आपने निकालना है तो n की वैल्यू 1 हुई, -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास है 2 तो n की जगह पे क्या लगाएंगे, 2 - 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास 3 है तो इसमें से 1 को माइनस करें तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी, 2। क्लियर हो गया बेटे? तो अब ये जब 0 वैल्यू आएगी तो आपने कहना है कि वो एस सब शेल है। अगर 1 वैल्यू आती है तो उसको कहते हैं पी सब शेल, अगर 2 वैल्यू आती है तो उसको कहते हैं डी सब शेल, और अगर 3 वैल्यू आती है तो उसको कहते हैं उसका एफ सब शेल। क्लियर हो गया मेरे बेटे? अब यहां पर एस पी डी एफ का कोई ना कोई खास मतलब होता है। क्लियर है? तो एस का मतलब होता है मेरे बेटे स्फेरिकल, एस का मतलब क्या होता है मेरे बेटे, स्फेरिकल। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, पी का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल। डी का मतलब होता है डिफ्यूज,
DIFFUSE, डिफ्यूज। और F का मतलब होता है फंडामेंटल। F का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल। इसको अपने पास नोट्स में लिख लें, यहां पर अभी मेरे पास जगह नहीं है। क्लियर होगी मेरे बेटे बात? अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो है वो हमें जरूरत क्यों पेश आई? तो मेरे बेटे वो इसलिए जरूरत पेश आई थी कि जब हम किसी एटम का स्पेक्ट्रा देखते हैं, स्पेक्ट्रा से मुराद है जब हम उसको जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखते हैं तो वो हमें स्पेक्ट्रम यानी कि ग्राफ की शक्ल के अंदर एक बार की शक्ल में नजर आता है। तो उसके अंदर ना छोटी छोटी लाइनें आती थी, मतलब एक लाइन जो है वो आपके पास यूं बड़ी है ना, तो जब आप इसको रेजोल्यूशन बढ़ा के देखते तो इसके अंदर आगे छोटी छोटी लाइनें आती थी। ये जो छोटी छोटी लाइनें आती हैं एक शेल से दूसरे शेल के जो है वो दरमियान में जो लाइनें शो होती हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और बताता है वो सब शेल को। इसको बताता है मेरे बेटे? सब शेल के बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब सब शेल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन आते होंगे, जैसे प्रिंसिपल शेल के अंदर तो आगे इलेक्ट्रॉन, इसी तरह शेल के अंदर सब शेल है, तो शेल के अंदर सब शेल में मौजूद होंगे ना इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका स्कूल है तो स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ होगी 1000 मिसाल के तौर पर। अब उसमें छोटे छोटे कमरे तो बने हुए ना, हर कमरे के अंदर अलग अलग तादाद के बच्चे बैठे हुए, तो स्कूल आपका हुआ शेल और उनके जो कमरे हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे? सब शेल। तो कमरों में भी तो अलग अलग तादाद है ना, तो इसी तरह से शेल की तादाद, वो जो शेल की तादाद है वो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन सब शेल में होंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला है मेरे बेटे वो हमारे पास आता है 2 × 2l+1। अब इस फार्मूले के अंदर आपने अगर s के लिए जो है वो निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, तो s के अंदर l की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसके अंदर अगर हम 0 वैल्यू पुट करें यहां पर तो बनेगा 2 × 2 × 0 + 1, तो ये 0 हुआ, तो 0 + 1 = 1, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? s सब शेल के अंदर। अब आते हैं जी, हम देखते हैं p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। p के लिए l की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। तो यहां पर आप सिर्फ क्या करें, l के अंदर वैल्यू पुट कर दें 1 की, तो 2 × 2 × l की जगह में क्या पुट करेंगे? 1 प्लस हो जाएगा 1, तो 2 × 1 आपके पास कितना बनता है? 2 + 1, तो बनेगा 2 × 3 = 6। यानी कि जो p सब शेल होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर होगा मेरे बेटे? अब चलते हैं d के लिए भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। d के लिए l की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? d के लिए मेरे बेटे l की वैल्यू हमारे पास होती है 2। ठीक है, तो यहां पर 2 को अगर हम पुट करें 2 × 2 × l की जगह पे क्या होगा? 2 + 1, 2 बार 4 हुआ, प्लस 1 5, तो × 5 = 10। यानी कि d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है? इसी फार्मूले को इस्तेमाल करना है। अब जो f के अंदर इलेक्ट्रॉन है ये आप कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके जो इसका आंसर है वो कमेंट के अंदर जो है वो लिख दें। क्लियर है? अब चलते हैं जी, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पेश आई? आपने जब बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा तो आपने वहां पे पढ़ा था ज़ीमैन इफेक्ट। एक साइंटिस्ट है ज़ीमैन, उसका एक इफेक्ट पढ़ा था। उसने क्या किया कि जब उसने एक एटम को रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके जब एटम को वहां पर रखा तो उसने देखा कि जो लाइंस हैं ये फर्दर स्प्लिट हुई हैं। ये जो दरमियान वाली लाइन है ना, इसको जब नोट करेंगे तो ये आगे फर्दर स्प्लिट है और छोटी छोटी फाइन लाइन में मुश्तमिल है। उन फाइन लाइन को फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब उसकी समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से आया, तो उस फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पेश किया गया। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? इसका दूसरा नाम है स्पेटियल क्वांटम नंबर। स्पेटियल का मतलब होता है ओरिएंटेशन को बताता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये बताता था कि इसमें से जो एस पी डी या एफ है वो एक्स एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे आता है या जी एक्सिस के ऊपर आता है।
اگلا ہم جو لیکچر ریکارڈ کریں گے اس کے اندر میں ان کی اورینٹیشن کو بھی ایکسپلین کروں گا, تو وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی. کلیئر ہے؟ تو یہ ایکس ایکسس پہ یا وائی ایکسس پہ آتا ہے, یہ اورینٹیشن کو بتاتا ہے. اس کوانٹم نمبر کو کیا کہتے ہیں؟ میگنیٹک کوانٹم نمبر کہا جاتا ہے. میگنیٹک کوانٹم نمبر جو ہوتا ہے ہمارے پاس میرے بیٹے, اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اسمال ایم کے ساتھ. کلیئر ہے؟ اس کو کہتے ہیں, یہ بتاتا ہے اورینٹیشن آف آربیٹل کو, یعنی کہ اس کی اسپیس کے اندر کس اورینٹیشن پہ پڑا ہے, ایکس وائی یا زیڈ پہ پڑا ہے, یا ایکس اور وائی کے درمیان میں پڑا ہوا ہے, یا زیڈ اور ایکس کے درمیان میں پڑا ہوا ہے جو آربیٹل ہے, اور اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اسمال ایم کے ساتھ. کلیئر ہے؟ اب اس کے اندر اورینٹیشن کو چونکہ بتاتا ہے, تو اب ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ایس کی اورینٹیشن کتنی ہے, پی کی کتنی اورینٹیشن ہے, ڈی کی کتنی ہے, اور ایف کی کتنی اورینٹیشن پاسبل ہے. کلیئر ہے؟ تو اس کے لیے پھر آپ نے فارمولا اپنے پاس یاد رکھنا ہے 2l+1. وہی فارمولا ہے, صرف باہر سے یہ جو 2 ہے اس کو ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ تو 2l+1 کا جو فارمولا ہے وہ میگنیٹک کوانٹم نمبر کسی بھی شیل کا اگر آپ نے نکالنا ہو تو آپ اس فارمولے کے تحت نکال سکتے ہیں. تو یہ ٹیبل میں نے جو ہے وہ سب کی اورینٹیشن نکالنی ہے. اس کو ذرا چیک کرتے ہیں جی. ہمارے پاس سب شیل اگر ایس ہو, کیونکہ میگنیٹک کوانٹم نمبر جو ہے وہ کس کو بتاتا ہے؟ سب شیل کو. سب شیل جو ہے وہ کس کی ایکسپلینیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ پرنسپل کوانٹم نمبر کی, یعنی کہ شیل کے اوپر. اس کے اندر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا یہ میگنیٹک کوانٹم نمبر, ایزیموتھل کوانٹم نمبر. ایزیموتھل کوانٹم نمبر ڈیپینڈ کرے گا میگنیٹک کوانٹم نمبر. ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اوپر فارمولا لگاتے ہیں. ایس کے لیے ایل کی ویلیو ہے 0, پی کے لیے ایل کی ویلیو ہم نے پڑھ رکھی ہے یہاں پر 1, ڈی کے لیے ایل کی ویلیو ہے 2, اور ایف کے لیے ایل کی ویلیو کتنی ہے 3. اس کو یاد کر لیں. اب یہ فارمولا اپلائی کریں. اگر ہم اس کا فارمولا اپلائی کریں گے نا تو ایل یہاں پر آپ لگا دیں 0, تو یہ آپ کے پاس بنے گا ایس, یعنی کہ ایس کی ایک ہی اورینٹیشن ہے, اسپیس میں ایک ہی اورینٹیشن ہے, اور وہ کیا ہوگی؟ سفیریکل. 0 اورینٹیشن ہے, کوئی اورینٹیشن نہیں ہے, یعنی کہ یہ بالکل ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوگا ایکس وائی اور زی, یعنی کہ سفیریکل اورینٹیشن ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں پی کے اوپر. پی کے لیے ایل کی ویلیو کتنی ہے 1. فارمولے کے اندر اس کی ویلیو کو پٹ کریں, 2l کی جگہ پہ لگا دیں 1+1, فارمولے والا آ گیا, تو اس کی اورینٹیشن بنتی ہے 3. یعنی کہ پی کے اندر 3 اورینٹیشن موجود ہیں. ایک ہے پی ایکس, ایک ہے آپ کے پاس پی وائی, اور ایک آپ کے پاس کیا ہوگا؟ پی زیڈ. تو ایک اورینٹیشن یہ والی, 2 اورینٹیشن, اور کتنی اورینٹیشن ہو گئی آپ کے پاس؟ ٹوٹل 3 اورینٹیشن ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں ڈی کے اوپر. ڈی کے لیے ایل کی ویلیو کیا ہوتی ہے 2, فارمولے میں آپ 2 پٹ کریں گے تو آنسر آئے گا 5, یعنی کہ ڈی کی کتنی اورینٹیشن بنے گی 5 اورینٹیشن بنتی ہیں آپ کے پاس ڈی کی. اب اس میں اورینٹیشن کون کون سی ہیں, کہاں کہاں وہ اسپیس میں ہوگا؟ ڈی ایکس وائی, یعنی کہ ایکس اور وائی کے درمیان ہے, ڈی ایکس وائی, ڈی وائی زیڈ, ڈی زیڈ ایکس, ڈی ایکس کا اسکوائر مائنس وائی کا اسکوائر, اور ڈی زی کا اسکوائر. اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل اورینٹیشن بنتی ہے 5, 1 2 3 4 اور 5. کلیئر ہو گیا میرے بچے؟ ان کو آپ نے پھر رٹا لگانا ہے, ان کو آپ نے جو ہے وہ کریم کرنا ہے بڑے اچھے طریقے سے, کہ ڈی ایکس وائی, وائی زیڈ, زیڈ ایکس, ڈی ایکس کا اسکوائر مائنس وائی کا اسکوائر, اور ڈی زی کا اسکوائر. یہ 5 اورینٹیشن بنتی ہیں کس کے لیے؟ ڈی آربائٹل کے لیے. اب چلتے ہیں ایف کے اوپر. ایف کے اندر جو ہے وہ ویلیو ہوتی ہے 3. تو اگر ہم اس فارمولے کے اندر ایل کی جگہ پر کیا لگا دیں؟ 3 لگا دیں, 2 into 3 پلس آپ کے پاس بنے گا 1, تو سالو کر کے آنسر آپ کے پاس کتنا آئے گا 7. یعنی کہ آپ کے پاس ایف آربائٹل کی کتنی اورینٹیشن بنتی ہے میرے بیٹے؟ 7 اورینٹیشن بنتی ہیں. اور وہ کون کون سی ہیں آپ کے پاس؟ ہے ایف کا, ایف ایکس کا کیوب, ایف وائی کا کیوب, ایف زیڈ کا کیوب, ایف ایکس وائی زیڈ, اور پھر تیسری بنتی ہے ایف ایکس کا اسکوائر مائنس وائی کا اسکوائر, اور پھر بنتی ہے ایف وائی کا اسکوائر مائنس زیڈ کا اسکوائر, اور پھر بنتی ہے آپ کے پاس ایف زیڈ کا اسکوائر مائنس ایکس کا اسکوائر. اب یہ ٹوٹل اگر آپ کاؤنٹ کریں گے 1 2 3 4 5 6 7, تو ایف آربائٹل کی کتنی اورینٹیشن پاسبل ہے بیٹے؟ 7 اورینٹیشن پاسبل ہے. کلیئر ہوگی یہاں تک باتیں؟ تو اس طرح سے میگنیٹک کوانٹم نمبر ایکچوئل میں اورینٹیشن آف آربیٹل کو بتاتا ہے کہ وہ ایکس وائی یا زیڈ کے اندر ہے.
क्लियर? अब एक बार फिर देख लें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है शेल को, सिर्फ किसको बताता है? शेल को। शेल के अंदर होते हैं सब शेल, उसको बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब सब शेल के अंदर जो है उसकी ओरिएंटेशन होती है एक्स में, वाई में, जेड में, 3 ओरिएंटेशन उसकी पॉसिबल है। उनको कौन आपके पास बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया? अब जो इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है वो या तो क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा होता है या एंटाई क्लॉक वाइज रोटेट करता है, यानी कि या वो इस तरह से रोटेट कर रहा है या वो इस तरह से रोटेट कर रहा है। दोनों तरीके से पॉसिबल है। या यूं देख ले, या वो इलेक्ट्रॉन यूं रोटेट कर रहा है, यूं करके यूं इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है यूं, या वो इलेक्ट्रॉन इसका रिवर्स रोटेट कर रहा है। इसको बताता है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है? अभी जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको पहली दफा जो है वो गाउड-स्मिथ ने और अल्लेनबेक ने 1925 के अंदर पहली दफा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था इस कॉन्सेप्ट को। और इसके अंदर इसने बताया कि 2 तरह से रोटेट करेगा इलेक्ट्रॉन, या वो क्लॉकवाइज या वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन, आप देखो ना घड़ी यूं घूमेगी ना, यूं घूमती है, तो घड़ी की सुई यूं है, तो जो एरो नीचे को लगा हुआ है वो क्लॉकवाइज का एरो होगा, और घड़ी के यूं घूमने से टाइम बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो जो प्लस वाली वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी? क्लॉकवाइज की। क्लियर है? तो अब घड़ी जो है वो यूं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के मुखालिफ सिमत में, ये घड़ी क्लॉकवाइज है, इसका ये एंटी क्लॉकवाइज है मुखालिफ सिमत में, तो इसका एरो जो होगा वो क्या होगा मेरे बेटे? ऊपर की जानिब होगा। और घड़ी को जब आप बैक घुमाएंगे, इसका मतलब है आप वक्त को पीछे कर रहे हैं, यानी कि डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसके लिए वैल्यू आप क्या लगाएंगे मेरे बेटे? -1/2 वैल्यू लगाया करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां तक जो है वो हमारे पास जो क्वांटम नंबर का इंट्रोडक्शन है वो तमाम का तमाम उसकी डिटेल जो है वो खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम ओरिएंटेशन के बारे में और जो क्वांटम नंबर है इससे क्वेश्चन किस तरह से आता है, उन तमाम तर क्वेश्चंस को जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है वो लेक्चर को शेयर करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अल्लाह हाफिज।